नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देश भर में शुरू होगा एसआईआर का तीसरा चरण। 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश। वकील की ड्रेस में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। चुनाव बाद हिंसा मामले में खुद रखा पक्ष। ममता के खिलाफ लगे चोर चोर के नारे। बंगाल में योगी मॉडल पर चले शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ ले रहे हैं बड़े बड़े फैसले, तो ईडी का भी एक्शन तेज। ईडी ने ममता के करीबी कोलकाता पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा को उठाया। वीडी सतीशन होंगे केरलम के अगले मुख्यमंत्री। केसी वेणुगोपाल का कटा पत्ता। 10 दिनों तक चली कांग्रेस की मैराथन मीटिंग के बाद हुआ ऐलान। राहुल गांधी की विदेश यात्रा का बीजेपी ने खोला कच्चा चिट्ठा। संबित पात्रा बोले, राहुल गांधी 22 साल में 54 बार विदेश गए। ट्रिप पर 60 करोड़ खर्च का भी दावा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनाव आयोग के आदेश की। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। तीसरे चरण में चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से ये अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा, झारखंड, दिल्ली समेत कुल 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। आयोग ने बताया कि यह कार्यक्रम जनगणना के तहत चल रहे हाउस लिस्टिंग अभियान को ध्यान में रखते हुए तय किया गया, ताकि दोनों कार्यों में तालमेल बना रहे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि इस तीसरे चरण के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सर, आज बड़ा ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से तीसरे चरण की भी शुरुआत हो रही है। देखिए, हड़कंप मचा हुआ है विपक्षी पार्टियों में। एसआईआर का नाम सुनते ही खलबली मच जाती है। और अब तो इलेक्शन कमीशन के पास वो पूरा प्रारूप आ गया कि बंगाल में जिस तरीके से, पहले बिहार में फिर बंगाल में, जिस तरीके से लीगल बैटल्स विपक्षी पार्टियों ने लड़ा और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो फैसले सुनाए, तो आप ये समझिए कि अब जो इन 16 राज्यों में होगा, विपक्षी पार्टियां वो कुछ कर ही पाने के पोजीशन में नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हर फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार होगा। सुप्रीम कोर्ट जब ये चीफ जस्टिस ने सुना कि एसआईआर के बाद 93% वोटिंग हुई है, भूरी भूरी प्रशंसा करने लग गए। जो लोग अभी तक, आप देखिए कि कितना लीगल बैटल लड़ा गया। 27 लाख लोगों के नाम अभी भी फंसे पड़े हुए हैं बंगाल में, और उसमें मात्र 1700 लोग सामने आए और जिन्होंने कहा कि मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। मतलब इलेक्शन कमीशन एक साफ सुथरा इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार कर रहा था। विपक्षी पार्टियां फर्जी वोटर्स के आधार पर चुनाव जीतने का काम कर रही थी। अब ये जो सफाई अभियान चल रहा है, ये तमाम उन फर्जी वोटर्स, मरे हुए वोटर्स, ट्रांसफर हुए वोटर्स, कोई शादी करके कहीं और सेटल कर गया, विदेश चले गए, इन सब का नाम जो है वो कटने से एक अच्छे तरीके से चुनाव कंडक्ट किया जा सकेगा, साफ सुथरा चुनाव होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। जी, तो एसआईआर के तीसरे चरण का ऐलान हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी वकील के अवतार में आज एक बार फिर से नजर आई हैं। दरअसल बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस टीएमसी कार्यालयों पर हमलों के विरोध में ममता बनर्जी खुद कलकत्ता हाईकोर्ट में दलील देने पहुंची। चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल के सामने दलीलें रखी। ममता ने कहा कि कोर्ट पुलिस को निर्देश दे कि सभी पोस्ट पोल हिंसा मामलों में एफआईआर दर्ज की जाए। अदालत में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है
और कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। सफेद साड़ी के ऊपर काला कोट पहने ममता बनर्जी का आज का अवतार काफी चर्चा में भी रहा। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी को विरोध का भी सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी को वकीलों के उग्र समूह के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ चोर चोर के नारे भी लगाए हैं। सर, विरोध तो हुआ कोर्ट के बाहर, लेकिन ममता बनर्जी कोर्ट क्यों पहुंची? देखिए, ममता बनर्जी वो बताने की कोशिश कर रही है कि मैं अभी भी लड़ रही हूं। उन्होंने हार अभी तक मानी नहीं है। जनता के आदेश का अभी तक उन्होंने पालन नहीं किया। उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि टीएमसी अपने कुकर्मों की वजह से हारी। वो कह रही है कि हमें हराया गया, और उसके बाद आप पहुंचती है कहां? आप पहुंचती है हाईकोर्ट। वहां लोग चोर चोर, पीसी चोर, भाईपो चोर, मतलब खुद गाली खा रही हैं, अभिषेक बनर्जी भी गाली खा रहे हैं, और आप गई वहां पे इस पॉइंट को उठाने के लिए कि पोस्ट पोल वायलेंस। जब आप मुख्यमंत्री थी, ये जो पोस्ट पोल वायलेंस जो 2021 में और 2024 के चुनाव के बाद हुआ, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों महिलाओं का रेप किया गया, टीएमसी के लोगों ने किया। और जब ये सब चल रहा था, मीडिया ने आपसे पूछा कि भाई आप मुख्यमंत्री हैं, आप इसको रोक क्यों नहीं रही हैं? उन्होंने कहा कि अभी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब यही जवाब बीजेपी भी दे सकती है। आपने जो ट्रेंड सेट किया वही, लेकिन समस्या क्या है, यहां मौतें 1-2 हुई हैं, 2 मौतें हुई हैं सिर्फ, और उसमें भी एक टीएमसी वाले ने ही टीएमसी वाले की हत्या की है, ये जानकारी आ रही है। अब दूसरी चीज कि ये जो आप वहां गई हैं, बेसिक आरोप ये है आपका कि टीएमसी के दफ्तरों में आग लगाया जा रहा है। तो ये आग लगाने वाले कौन हैं? ये आग लगाने वाले कौन हैं? सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाह रही हैं? क्या आपने एफआईआर कराया? क्या आपने शिकायत दर्ज की? आप ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, लेकिन हकीकत यह है कि जिन दफ्तरों के ऊपर हमले हुए हैं, ज्यादातर वो दफ्तर हैं जो टीएमसी ने कांग्रेस और वामपंथी पार्टी के दफ्तरों पर कब्जा किया था। लोग वापस आपके जाने के बाद उसको वापस हासिल करने में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कम और कांग्रेस और वामपंथी वो अपने दफ्तरों को रिक्लेम कर रहे हैं, और इसलिए ममता बनर्जी का केस बिल्कुल छिछला है। और सबसे बड़ी चीज, वो अपने आप को एक फाइटर के रूप में दिखाने की कोशिश में वो हाईकोर्ट और काला कोट वो पहन रही है। जी, तो ममता बनर्जी अब फाइटर बनने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नए सीएम शुवेंदु अधिकारी कुर्सी संभालने के बाद से ही लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सीएम शुवेंदु ने लाउडस्पीकर की आवाज को कम कराया, सड़कों पर धार्मिक गतिविधि पर रोक लगाई, स्कूलों में वंदे मातरम का गान अनिवार्य कराया। 2021 के चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हत्याओं की फाइल खोलने के आदेश दिए। गोवंश की हत्या पर 6 महीने की जेल और जुर्माने के प्रावधान को सख्ती से लागू करने का भी आदेश दिया गया। अवैध इमारतों पर अब बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अवैध बूचड़खानों पर भी बुलडोजर चलाने का आदेश दिया गया है, और इन आदेशों से टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही जांच एजेंसियां भी एक्टिव हो गई हैं। बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर ईडी रेड मार रही है। इसी बीच ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। शांतनु पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस की वर्दी में रहते हुए तृणमूल कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया और करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग खेल में शामिल रहे। सर, जबरदस्त एक्शन तो शुवेंदु अधिकारी ले रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसियों का एक्शन से टीएमसी में किस तरह से खलबली? देखिए, टीएमसी का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। जहां से वो माल कमाते थे, जहां से उगाही करते थे, जहां पे लूट मचाते थे, जिस तरह का माफिया वो चलाते थे, ये डीसीपी शांतनु, ये दरअसल उसका एक मास्टरमाइंड था और कंट्रोलिंग अथॉरिटी था ये पूरे टीएमसी के सिंडिकेट का। वही हिसाब किताब रखता था और उसके ही नेतृत्व में ये सारे लोग सरवाइव कर रहे थे। काम इलीगल था, पुलिस टोक नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये डीसीपी ये सारे काम को करवाया करता था। भागा, गायब हो गया, तो सरकार ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। अब दिक्कत यह है कि गिरफ्तारी के बाद
वो अपनी जान बचाए या फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का नाम ले कि जिनके आदेश पे आप ये काम कर रहे थे। आप देखिए कि किस तरीके से यही सारी चीजें तो बंगाल की जनता मार्क कर रही थी। किस तरह आरजी कौर हॉस्पिटल के अंदर हंगामा होता है, मुख्यमंत्री एक मर्डर केस में एक बेटी के साथ ये जघन्य अपराध हुआ और मुख्यमंत्री डायरेक्टली फोन कर रही है। तो ये सारी चीजें जो इन लोगों ने किया, अमित शाह कह के गए कि रिजल्ट आने के बाद सरकार बनेगी तो टीएमसी के तमाम माफिया, गुंडे, सिंडिकेट, टोलाबाजों को उल्टा टांगा जाएगा और उसी निर्देश के ऊपर शुभेंदु अधिकारी दनादन फैसले ले रहे हैं। जी, तो बंगाल अब बदलाव की तरफ बढ़ चुका है। तो वहीं केरलम में 10 दिन की माथापच्ची और सियासी खींचतान के बाद कांग्रेस ने केरल के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया। वीडी सतीशन केरलम के नए मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज ही उनके नाम का फाइनल ऐलान किया गया। केरल की एआईसीसी प्रभारी दीपा दास मुंशी ने उनके नाम की घोषणा की। सतीशन के चुने जाने का मतलब साफ है कि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का पत्ता कट गया है। सर, केसी वेणुगोपाल को क्यों नहीं बनाया गया? देखिए, केसी वेणुगोपाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो ये राहुल गांधी की हार है। कल शाम ये बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे फैसला लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी की बैठक हो रही है। तो आज जो नाम अनाउंस किया गया, ये मुख्यमंत्री होंगे, ये कौन करेगा? दीपा दास मुंशी करेंगी। लोगों को नाम भी मालूम है कि है कौन वो। ये घोषणा तो सीधे सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे को करना था, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, या नहीं कर सकते थे तो कम से कम केसी वेणुगोपाल से ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना था कि ये नाम हम लोगों ने फाइनल किया है। वो भी नाराज, बाकी चनी थल्ला भी नाराज। पार्टी के अंदर एक्सपोज हो गई गांधी परिवार, कारण गांधी परिवार केसी वेणुगोपाल को बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये मुख्यमंत्री बने कौन? वो बने जिसे मुस्लिम लीग ने तय किया। मुस्लिम लीग ने कहा कि आपको अगर हमारा समर्थन चाहिए तब आप सतीशन साहब को बना दें, नहीं तो वामपंथियों के साथ मिलकर के दूसरी सरकार भी बन सकती है। ये डर, ये खौफ और राहुल गांधी की जिद पहली बार धाराशायी होते हुए नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को कंडक्ट किया है केरल के अंदर, इसमें ज्यादा फजीहत गांधी परिवार की हो रही है। जी, तो राहुल गांधी की एक नहीं चल पाई है। ये फैसला राहुल गांधी के लिए भी बड़ा झटका है। तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा है। बीजेपी नेता समित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि राहुल गांधी 22 साल में 54 बार विदेश यात्रा पर गए, जिन पर 60 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल की इन यात्राओं की फंडिंग किसने की। समित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा का कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रखते हुए विस्तृत जानकारी भी दी। पात्रा के अनुसार राहुल गांधी ने साल 2004 से 2026 तक कुल 54 व्यक्तिगत विदेश यात्राएं की हैं, जिनमें अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई शामिल है। इसके अलावा वो 3 मई को बिना जानकारी के मस्कट भी गए। उन्होंने दावा किया कि राहुल की इन यात्राओं पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सर, ये कोई ऑफिशियल विजिट नहीं था, इतने पैसे कहां से आए राहुल की यात्रा पर? देखिए, पैसे की बात इसलिए उठ रही है क्योंकि जो सवाल संबित पात्रा उठा रहे हैं, 2004 इसे क्यों चुना गया, इसको भी समझ लीजिए। तब से वो सांसद बन गए। सांसद कहां जा रहे हैं, किसके साथ मिल रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप डिप्लोमेटिक वीजा के ऊपर आप जा रहे हो। आप उस समय एसपीजी प्रोटेक्टिव थे, अभी भी आपको बहुत हाई सिक्योरिटी मिली हुई है। सिक्योरिटी वालों को झांसा देकर के गायब हो जाना, वहां जाकर के अलग अलग कार्यक्रम करना, ये सारे सवाल तो पहले भी उठे हैं। एसपीजी के लोगों ने, सीआरपीएफ ने, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कई बार ये कहा कि ये प्रोटोकॉल को तोड़ देते हैं। अक्सर ये क्या करते हैं कि कहीं जाना होता है इनको कंबोडिया, तो वो चले जाएंगे दुबई, और दुबई के बाद से अपने सारे सिक्योरिटी वाले को हटा देते हैं कि कानून बस आपको फर्स्ट डेस्टिनेशन तक ही आपको अलाउ करता है कि भाई सिक्योरिटी हो। आपको कंबोडिया जाना है, आप सीधे कंबोडिया जाएं, आप ये काम नहीं करेंगे। आपको कैलाश मानसरोवर जाना था, यू कुड हैव गॉन डायरेक्टली, लेकिन आपने क्या किया, आप पहले नेपाल चले गए और नेपाल में सारे सिक्योरिटी को वापस भेज दिया, उसके बाद चाइना चले गए।
लासा में आप किससे मिल रहे नहीं, ये सारे सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जवाब नहीं आता। बीच में 15-20 दिन के लिए गायब हो गए, कांग्रेस वालों को भी मालूम नहीं कहां है। लेकिन ये तो पुरानी बात है, नई बात क्या है? पहले वो सिर्फ सांसद थे, अभी वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और इसलिए उनके ऊपर ये सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और ये पैसे की बात है तो राहुल गांधी को बताना चाहिए, भाई आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई उद्योग है, आपका कोई इनकम का सोर्स है, भाई पैसे दे कौन रहा है? अगर हिंदुस्तान से कोई स्पॉन्सर है आप उसका नाम बताइए, लेकिन अगर विदेशी एजेंसियां, दुश्मन देश की कंपनियां, वो अगर आपके विजिट को स्पॉन्सर कर रही है, तब तो ये मसला बड़ा ही संगीन हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।